जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न जो हैं वो जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार सेट हैं। तो आप लोग जो है दोस्तों बनाइए और बनाने के बाद कितना सही होता है अपना कॉमेंट बॉक्स में नंबर को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि झारखंड के किस भाग से इंडो सीथियन सीखे प्राप्त हुए हैं। तो झारखंड में देखिए दोस्तों तो चाई भाषा से जो है इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और वहीं देखें तो रांची से आपको याद रखना है कि कनिष्क काल के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुतिया पहाड़ ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में विभक्त किया था। तो सुतिया पहाड़ ने अपने राज्यों को जो है वो 7 गढ़ों में विभक्त किया था। ये 7 गढ़ थे लोहगढ़ यानी लोहरदगा, इसके बाद हजारीबाग, पालूनगढ़ जिसको पलामू बोलते हैं आज वर्तमान में, मानगढ़ यानी जिसको मानभूम बोलते हैं, और सिमगढ़ यानी सिंहभूम, और एक था दोस्तों केसलगढ़, और एक था आपका सूरजमूलगढ़। तो सूरजमूलगढ़ यानी आज का छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है। तो यह कथन देखिए दोस्तों तब का बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह से संबंधित है। तो मुंडा उलगुलान विद्रोह आपको याद होगा कि बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया था यह कथन। और यह कथन देखें तो मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर दीकू से तात्पर्य है दोस्तों कि गैर आदिवासी या बाहरी व्यक्ति, जिसको दीकू कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दामोदर नदी घाटी निगम के अधीन 1953 में सर्वप्रथम कौन सा जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तेलैया। याद रखिएगा तेलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो है 1953 में की गई थी, जो बराकर नदी पर स्थित है। उसी प्रकार मैथन अगर बात करें दोस्तों तो मैथन की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1957 में। ये भी देखें तो बराकर नदी। और इसके बाद देखिए दोस्तों तो कोनार कोनार जो है दोस्तों ये आपका इसकी स्थापना देखिए तो 1955 ईस्वी में। ये हो जाएगा बोकारो नदी पर। और पंचेत जो है इसकी स्थापना अगर बात करें दोस्तों तो 1959 में हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा सभी का। और आपको पंचेत जो हो जाएगा दामोदर नदी पर स्थित है। और यह सभी देखें दोस्तों जितने भी परियोजनाएं दिख रही हैं ये सभी जल विद्युत केंद्र आपके दामोदर घाटी निगम के अधीन आते हैं, यानी डीवीसी, जिसका स्थापना 1948 में हुआ है। अगला प्रश्न है कि माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो माँ योगिनी मंदिर जो है दोस्तों वो गोड्डा जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा गोड्डा जिले के बारकोपा पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दाहिनी जंग यहाँ पर गिरा था और माँ की प्रतिमा के रूप में यहाँ जांग की आकृति का अंश देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है। तो उरांव जनजाति के पंचायत को अगर देखें दोस्तों तो आपको ध्यान में होगा कि इसके पचोरा कहा जाता है। तो याद रखिए उरांव जनजाति में पंचायतों को पचोरा कहा जाता है। वहीं अगर देखें दोस्तों जो हातू है, हातू आपको पता होगा ये मुंडा के पंचायत को कहा जाता है। और किल्ली जो होता है आपको दोस्तों इसको गोत्र, जो गोत्र होता है उसे देखें तो किल्ली भी कहा जाता है। जबकि देखें दोस्तों तो परगनेत जो होता है महली जाति पंचायत के प्रमुख को कहते हैं परगनेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सींगा वाद्य यंत्र प्रायः कब बजाया जाता है। तो सींगा वाद्य यंत्र देखिए दोस्तों तो ये छऊ नृत्य में भी बजाया जाता है और शिकार के वक्त भी बजाया जाता है। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यानी कि छऊ नृत्य और शिकार के वक्त भी सींगा बजाया जाता है। आपको पता होगा सींगा जो होता है ये भैंस या बैल के सींग से बनाया जाता है। और ये छऊ नृत्य या पशुओं को शिकार के वक्त इन्हें खदेड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें पतली नोक से हवा मार के इसको बजाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन से पर्वों में मुर्गे की बलि दी जाती है। तो यहाँ पर अगर ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो चांडी पर्व होता है, याद रखिएगा कि चांडी पर्व जो उरांव द्वारा मनाया जाता है उसमें मुर्गे की बलि दी जाती है। तो याद रखिएगा मुर्गा जो दोस्तों यानी कि जो खाते हैं मुर्गा उसी की बात हो रही है। और इसमें देखिए दोस्तों अगर बात करें तो माघे पर्व जो होता है आपके यहाँ ऑप्शन ए में है, ये देखें तो माघ महीना में मनाया जाता है। तथा टूसू पर्व जो होता है यहाँ पर टूसू दिया है, यहाँ पर टूसू होगा, यहाँ पर टू होगा। तो टूसू पर्व जो होता है मकर संक्रांति के अवसर पर देखें तो सिल्ली वगैरह क्षेत्र में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से किस जगह आज़ादी से पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों, तो हजारीबाग में। और इसकी स्थापना हो गई थी 1912 में, यानी आज़ादी से पहले ही। अगला प्रश्न दोस्तों कि राम रेखा धाम मेला झारखंड के किस जिले में
लगता है। तो राम रेखा मेला की अगर बात करें दोस्तों तो ये लगता है आपका सिमडेगा जिले में। तो याद रखिएगा कि यह मेला कार्तिक महीना के पूर्णिमा के समय 3 दिनों तक मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो है दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिनों तक इन्होंने समय बिताया था। तो आपको पता होगा सिमडेगा जो है वो लगा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ से। तो इसी चलते यहाँ पर राम रेखा धाम की मेला भी आपके सिमडेगा में लगती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखना है भीमबेटका जो है आपके किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा भीमबेटका जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित है, जहाँ से देखें तो चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं और इन गुफाओं में देखें तो हाथी, सांभर और हिरण आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखे दोस्तों तो ये प्राप्त हुए हैं लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा पहले दोस्तों कि इससे पहले हम लोग मेहरगढ़ पढ़ते आए हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो 7000 ईस्वी पूर्व की हम लोग देखते हैं, लेकिन नई खोज में पाया गया कि 8000 ईस्वी पूर्व यानी पुराना जो देखें तो लोहरा देव में कीर्ति के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिए लोहरा देव के प्रमाण प्राप्त हुआ है दोस्तों और ये नवीनतम खोज के अनुसार यहाँ पर सही होगा। लोहरा देव देखिए दोस्तों तो आपको याद होता है यह स्थल संत कबीर नगर जो जिला है यूपी का वहीं पर स्थित है और यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लोहरा देव जो है प्राचीनतम कृषि के प्रमाण माना जाता है। इससे पहले जो है आपका मेहरगढ़ था। तो अगर लोहरा देव ऑप्शन में न रहे तो मेहरगढ़ आप वहाँ पर टिक आउट कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों की सूची 1 यानी प्राचीनतम स्थल को सूची 2 यानी पुरातात्विक जो खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों की मिलान करके इसको चुनना है। चलिए अब हम लोग मिलाते हैं। तो लोथल है दोस्तों, अगर देखें आप तो लोथल में क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो लोथल से अगर विशेष रूप से अगर देखे जाए दोस्तों तो ये गोदीवाड़ा है, यानी कि यहाँ पर देखें तो गुजरात में लोथल जगह है और यहीं से आपके गोदीवाड़ा समझते हैं दोस्तों, जहाँ पर यार्ड होते हैं, जहाँ पर नावों का आगमन जो होता है वो हो यहाँ पर, जहाँ पर क्या बोलते हैं व्यवस्था जो होती है जल जहाज को रुकने के लिए, जिसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं। अगला दोस्तों कालीबंगा से अगर देखें दोस्तों तो यहाँ से जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। इसके बाद धोलाबीरा से अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों बनवाली से क्या है दोस्तों कि पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की आकृति मिली है। तो इस तरह से आपको देखें दोस्तों तो सारा संबंध जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है और इस तरह से सारे स्थल को देखेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें मिली हुई है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे दोस्तों तो बी जवाब आपका सही हो जाएगा। तो लोथल यानी गोदीवाड़ा यानी समझ रहे होंगे दोस्तों जहाँ पर जल जहाज़ों की व्यवस्था है, जहाँ पर व्यापार के लिए जल जहाज जैसे आवागमन की सुविधा होती है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है तो जूता हुआ खेत। धोलाबीरा से क्या हुआ दोस्तों तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनवाली से मिला है कि पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की जो है प्राकृतिक साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका इंद्र जो है वो युद्ध के देवता माना जाता है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। इसमें से इंद्र, अग्नि, वरुण को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। वहीं ऋग्वेद के काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है दोस्तों वो किसको माना गया है तो इंद्र को ही माना गया है, जो युद्ध और वर्षा के देवता है। याद रखिएगा इसको, इंद्र जो है आपका युद्ध और वर्षा के देवता है। और इंद्र के यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 2 नाम दिया गया है। इंद्र ने ताननेन के रूप में आर्य कबीले के नेतृत्व किया और अनार्यों का पराजित किया। इस रूप में देखें तो वे पुरंदर कहे जाते हैं। वहीं देखें दोस्तों तो इंद्र के ही जो पुपलिये के रूप में वृत्रा राक्षस के वध किया और जल से मुक्त कराया, तथा इंद्र ने ही देखें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक इनके 250 सूक्तों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। और इसी काल में देखें तो अग्नि जो होता है दूसरे प्रमुख तथा वरुण जो है तीसरे प्रमुख देवता माने जाते हैं। तो याद रखिएगा अग्नि जो है दूसरे हो जाएगा और वरुण जो है ये तीसरे प्रमुख देवता माने जाते हैं और फर्स्ट में आपका इंद्र को माना जाता है। और इसी का देखें तो सबसे ज़्यादा बार आपके जो है ऋग्वेद में उल्लेख है, इसके सूक्तों का 250 बार उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कहाँ है तो राजगीर में है।
आपको पता होगा कि वेनसन के अनुसार अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था और उन्होंने जिस पुष्पमित्र शुंग ने इसे नष्ट करा दिया था, 84,000 स्तूपों को नष्ट कराया था किसने? पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। और स्तूप जो है मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देखिए दोस्तों तो देन है। और स्तूप का निर्माण की संस्कृति सबसे पहले जो है बौद्धों ने अपनाई थी और विश्व शांति स्तूप का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ भी है तथा यह शांति स्तूप जो है 400 मीटर की ऊंचाई पर राजगीर पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि विश्व शांति स्तूप जो है बिहार के राजगीर पहाड़ी पर स्थित है। और स्तूप में देखिए दोस्तों तो बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए विश्व शांति के प्रतीक जो होता है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो यहाँ पर रोपवे झूला के माध्यम से इसे पहुँचाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जाने के लिए एक देखे होंगे राजगीर आप गए होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक झूला के माध्यम से लोग यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, इतनी ऊंची चोटी में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो मोहम्मद गजनवी के जो है उस समय एक शिक्षित और सुसभ्य एक महान विद्वान और कलाकारों का सम्मान करने के कारण देखिए तो उस समय अगर देखा जाए तो उत्बी जो होता है दोस्तों याद रखिएगा उसके दरबारी इतिहासकार में उत्बी था जो गणित दर्शन ज्योतिषी एवं संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो याद रखिएगा कि राणा सांगा यानी महाराणा सांगा देखिए दोस्तों तो उदयपुर के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे और तथा ये राणा राय महल के सबसे छोटे पुत्र थे तथा 1509 ईस्वी से अजमेर के करमचंद पवार के सहयोग से राणा सांगा ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया था। और ये देखिए दोस्तों तो इस समय खतौली का जो युद्ध होता है तो याद रखिएगा खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त किया था। और यह युद्ध देखिए दोस्तों तो हुआ था 1517 ईस्वी में। और 1518 के बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर में दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इस तरह से तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों जो खतौली का युद्ध है तो ऑप्शन ए और बी दोनों में खतौली खतौली लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिया है और विचार करना है। कथन ही में कहा दोस्तों कि नरसिम्हा सालुक ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन चीरकर सालू वंश की आरंभ किया। दूसरा में कहा था तो वीर नरसिम्हा ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा में कहा दोस्तों कि वीर नरसिम्हा के उत्तराक्ति उसके अनुज कृष्ण देव राय थे। और चौथा में कहा कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई तथा अच्युत देव राय थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगर विजयनगर राज्य अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों तो इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों 4। चलिए इसको बताना है कि कौन कौन इंगित करता है। तो यहाँ पर इसके उत्तर जो है कूट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका खराज भी है भूमि उत्पादन से संबंधित। वहीं पर अगर देखें दोस्तों तो आपका जो है आपका उस्र भी भूमि से संबंधित है और मुक्ताई भी देखें दोस्तों ते भी भूमि से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि खराज जो है ये भूमि कर था जो हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। जो हिंदू लोगों का भूमि था उस पर खराज नामक कर लगाया जाता था। और यहाँ पर देखें तो सामान्य उत्पादन की जो दर होती थी उसमें 1/3 होता था। और यह भी था कि 1 से 2 अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो है किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकता था। उस्र वहीं देखिए दोस्तों तो उस्र भी एक प्रकार का भूमि कर था जो मुसलमानों से जो है वो जो मुसलमानों की भूमि थी उन्हीं से लिया जाता था। जिस भूमि से प्राकृतिक रूप से सिंचाई की व्यवस्था होती थी उस पर इसकी दर कुल उत्पादन का 1/10 होती थी तथा जहाँ पर राज्य के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होती थी वहाँ पर देखिए तो 1/5 लिया जाता था। इस तरह ध्यान रखिए। मुक्तई भी एक प्रकार का भूमि कर ही था दोस्तों, तो इसको ध्यान से दें। और खुम्स जो होता था दोस्तों ये पता होगा कि युद्ध में लूटे गए जो धन होता था वो उसको खुम्स होता था और इस पर देखिए तो बांटा जाता था जिसमें 1/5 जो हिस्सा होता था यानी 5वां भाग जो होता था वो राजा लेता था, सुल्तान लेता था और बाकी 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। खुम्स यानी लूट मार के द्वारा जो वसूला गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया।
तो हो जाएगा दोस्तों आपको ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में जो है कोई योगदान नहीं दिया। जबकि आपको पता होगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, भारत में दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो आपका कुतुब मीनार है, इसकी ऊंचाई आपको पता होगा, इसको भी ध्यान में रखना है कि 72.5 मीटर है। और इन्होंने ही आरंभ करवाया था दोस्तों। और बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद इसको देखें तो इल्तुतमिश ने इसे बाद में पूरा कराया। लेकिन लास्ट में अगर देखें दोस्तों तो ध्यान में रखिएगा कि इसको फिरोज शाह तुगलक, ध्यान में रखिएगा कि लास्ट में इसे फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर के 2 मंजिलों का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा कि लास्ट में जो है इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों को बढ़ाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मीना और अंतिम जो मंजिला है इस मीनार का उसको बनवाया था। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है इस मंदिर में, मस्जिद में। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू कराया, इल्तुतमिश ने 3 भाग को कंप्लीट कराया और 5वें भाग को कंप्लीट कराया फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि एक साइड में आपका समुद्री यात्री और एक साइड में देश दिया हुआ है। वास्को डी गामा कौन से देश थे दोस्तों? तो सबको पता होगा कि वास्को डी गामा जो थे दोस्तों ये पुर्तगाली थे। वहीं देखें दोस्तों तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे स्पेन के निवासी थे, जिसने अमेरिका की खोज की थी। वहीं कैप्टन कुक जो थे, कैप्टन कुक की बात करें दोस्तों तो ये ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो था ये हॉलैंड का निवासी था। और वास्को डी गामा आपको पता होगा भारत को खोज किया था जो पुर्तगाली व्यक्ति था। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में सभी को रखना है। तो ये सभी देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं यूरोपीय निवासी ही थे और सभी इन लोग एक खोज के रूप में बाहर निकले थे। तो याद रखिएगा इन सभी चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कर देखें दोस्तों तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया, तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों सर आयरकुट। तो याद रखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। और इस युद्ध में हैदर अली ने निजाम और मराठे के साथ मिलकर एक गुट बनाने का असफल प्रयास किया था। और इसी युद्ध में आपको पता होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठा को हैदर अली से अलग कर दिया था। और फिर भी हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और 1781 ईस्वी में पोर्टनोवा का युद्ध हुआ, जिस पर सर आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था। और इसी युद्ध के बाद देखें तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही देखें तो हैदर अली की मृत्यु होती है। फिर कमान जो है टीपू सुल्तान संभालते हैं और टीपू सुल्तान का भी चौथे जो युद्ध होता है आपका 1799 में, तो उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा युद्ध में बाप मरता है और चौथा युद्ध में बेटा भी मर जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो याद रखिए कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए और इन्होंने 1793 ईस्वी में सबसे पहले आपको पता होगा कि कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की। और 1793 में आपको पता होगा दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का देन ही था। तो उस समय बहुत सारे न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने का काम जो है कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में स्थित है। तो याद रखिएगा लक्ष्मीबाई का जन्म जो कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। और कब हुआ था? तो आप इतना याद रखिएगा कि 1828 ईस्वी में इनका जो है वाराणसी में जन्म होता है। लेकिन इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों ये होता है आपका ग्वालियर में। और ग्वालियर में मृत्यु होने के कारण देखिए तो ग्वालियर में ही इनका समाधि स्थल भी बनाया गया है। और जन्म पूछेगा दोस्तों तो याद रखिए कि जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में और मृत्यु ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो अंतिम युद्ध में आपको पता होगा कि इन्होंने यूरोज का सामना करना पड़ा था। तो याद रखिएगा कि वास्तविक उत्तराधिकारी न होने के कारण लॉर्ड डलहौजी ने झांसी के ब्रिटिश राज में मिला लिया था। और इसी के कारण देखें तो जून 1858 ईस्वी में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह का शुरुआत हुआ। और इसी के बाद देखिए दोस्तों तो तात्या तोपों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के कई स्थानों पर पराजित किया, परंतु हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी पर हीरोज ने टिप्पणी किया था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत में अकेली जो है वो मर्द है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर को चयन करना है। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि
देखिएगा तो बुमला, बुमला ये सब दारा का नाम है दोस्तों। तो बुमला दारा जो है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बुमला दारा कहाँ है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में है। जेपला कहाँ है, तो जेपला जो है, और जेपला और सिपकिल्ला दो दारा जो है आपका, तो ये जेपला हो जाए आपका सिक्किम में है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, तो मुलिंगला, मुलिंगला जो दारा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है। और सिपकिला जो है आपका दारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आप जो दारे के नाम है जो किस किस राज्य में पढ़ते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो बुमला दारा अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला दारा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम, और मुलिल्ला दारा हो जाएगा उत्तराखंड, और सिपकिल्ला दारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इस तरह से इसका आंसर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसको कोंकण तट कहा जाता है। तो याद रखिए भारत के पश्चिमी, अगर भारत के ऐसे तट की बात करें दोस्तों, तो इधर हो जाएगा आपका पश्चिमी तट, इधर हो जाता है पूर्वी तट। तो अगर पश्चिमी तटीय मैदान के अगर उत्तरी भाग को अगर देखें तो इसको, जो उत्तरी भाग है यानी कि इस भाग को अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जाता है, इसे कोंकण तट कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान के संकीर्ण तथा उत्तरी भाग को कोंकण तट, तथा वहीं दक्षिणी भाग को देखें तो यहाँ पर मालाबार तट। जहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था मालाबार तट पर। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आपको पता होगा जो पूर्वी तट है, यानी जो ये इलाका का पूर्वी तट है, पूर्वी तटीय मैदान को यहाँ पर कहा जाता है उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी तट कहा जाता है, और कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, ये ध्यान में होगा दोनों चीज़ें। तो उत्तरी सरकार तट के अगर विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा गोदावरी के डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी से लेकर के कृष्ण के डेल्टा तक विस्तारित है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो कुल गाड़ी में अगर देखे जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोना खान है। याद रखिएगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है एक कुल गाड़ी, जहाँ पर सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और वर्तमान में यहाँ पर पर्यटकों के बीच जो है माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है, तथा इस क्षेत्र में स्वर्ण की खोज जो है 1892 में ही हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो सिनकोना वृक्ष आपको पता होगा दोस्तों कि ठंडीली एरिया में उगता है, और इस तरह से अगर देखें तो आपका ठंडीली एरिया के साथ साथ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहीं पर ये उगती है। तो आपको सिनकोना वृक्ष जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, और ये छत्तीसगढ़ में देखिए तो नहीं पाया जाता, जबकि असम में भी है, केरल में भी है, और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ भी होगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर भी सिनकोना वृक्ष जो आपको देखने को मिलेगा। जबकि छत्तीसगढ़ देखें तो उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म एवं मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है, और छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष जो है वो नहीं उगता है। तो ध्यान में रखिएगा। जबकि आपका असम हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले पौधा हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पश्चिम की ओर यानी वेस्ट वार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हो जाएंगे आपका नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखिए यहाँ पर इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जबकि राप्ती नदी जो है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान, राप्ती नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है, तथा ये देखें तो उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर से लेकर के इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से आपके देखें तो दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम से लेकर के यहाँ से अगर देखें तो ये दक्षिण आपकी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा कि जो आपका राप्ती नदी है ये जो है घाघरा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। आपको पता होगा लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों 32 वर्ग किलोमीटर है, और यह केंद्र शासित प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप की जनसंख्या भी सबसे कम है। और लक्षद्वीप के अंतर्गत देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि 36 जो छोटे छोटे द्वीप मिल करके बने हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है, यानी इसमें से कौन सा एक सम्मिलित है उसको बताना है। तो यहाँ पर हेमबर्ग, याद रखिएगा हेमबर्ग जो है एल्बा नदी पर स्थित है। हेमबर्ग जो शहर है वो एल्बा नदी पर स्थित है। वहीं वेलग्रेड जो है, वेलग्रेड आपका सिन नदी पर ना होकर के आपको याद है डेन्यूब नदी पर है, डेन्यूब नदी पर है।
जबकि यहाँ पर जो है दोस्तों क्यू जो है आपका याद रखना, क्यू जो शहर है वो नीपर नदी पर है, याद रखिएगा, नीपर नदी पर है। वहीं पर लाहौर जो है, ये पता होगा कि लाहौर जो है आपका रावी नदी पर है, जो सबसे पहले जो है यहीं पर झंडा फहराया गया था आज़ादी को लेकर, लाहौर में ही रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जो अल्पाइन है, अल्पाइन जो पर्वत श्रेणी है वो सभी से भिन्न है, यानी अल्पास, इंडी जो हिमालय, ये तीनों से भिन्न है। तो अल्पास इंडी जो हिमालय पर्वत जो है टर्सरी अल्पाइन यूगिन पर्वत है। और इस तरह से देखें तो इसके अतिरिक्त जो है आपका रॉकीज तथा एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत है। जबकि अल्पेशियन जो है दोस्तों, यह एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण जो है कैलिडोनियम युग में हुआ है और इसी चलते यह अन्य से भिन्न है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साया है, तो निम्नलिखित में वो कौन सा आम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह जो है अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रश्न में जैसा दिया गया है उसके अनुसार से अगर ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी कि जो एक जगह का स्थानीय समय 5 बज रहा है, इसका अर्थ यह है कि उस स्थान के समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके निकालेंगे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व की ओर हो जाएगा। तो इसको बनाइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला या गुजरात में किस स्थान पर स्थित है। यानी कि जहाज के शिप रिसाइकल, यानी कि जहाज को तोड़ने के लिए, तोड़ फोड़ के उसका रिसाइकिल करने वाला यार्ड जो होता है वो गुजरात में किस स्थान पर है। हो जाएगा दोस्तों आपका अलंग जो स्थान है दोस्तों गुजरात राज्य में, जहाँ पर भावनगर जिले में स्थित है, यहीं पर सबसे बड़ा रिसाइकलिंग यार्ड लगा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का तथा सामुदायिक विकास का, यहाँ पर सामुदायिक नहीं बल्कि सामुदायिक विकास होना चाहिए, तो सामुदायिक विकास का। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि ये सभी आंसर सही हो जाएगा। आपको पंचायती राज की बात करें दोस्तों, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है और इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। और साथ ही देखिए दोस्तों, तो इसमें लोगों की भागीदारी एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों चीज़ों का जो है प्राथमिकता दिया गया है और इसकी चलते इनकी जो है प्रतिनिधित्व भी करती है। आगे है दोस्तों कि भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों को उस समय पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा कि 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल अगर देखें तो 1900 आपको पता होगा 91 से लेकर के 96 तक रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है। ऑप्शन यहाँ पर एक कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा में कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी यानी 26 से 1950 से अपनाया गया है। तो इस बार कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, ना तो एक कथन सही है और नहीं दो कथन सही, यानी कि दोनों गलत है। याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रीक कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष जो 365 दिन का होता है, और 22 मार्च आपको पता होगा 1957 को अपनाया गया था, न कि आपके देखिए दोस्तों कि 26 को। तो याद रखिएगा कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और चैत्र का पहला दिन जो होता है सामान्यतः 22 मार्च को, और 80 वर्ष जो है 22 मार्च का पहला मात्र मानता है। इस तरह से यहाँ पर शक संवत पर आधारित है, विक्रम संवत पर आधारित नहीं है। इस तरह से दोनों कथन जो है गलत है। अब अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य अगर देखें दोस्तों, तो भारत को पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। इसका कारण है यहाँ पर साफ साफ कर भारत में राज्यों का कोई धर्म जो है वो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए तो कोई भी राज्य जो है वो देखिए तो कोई भी धर्म का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान उनकी भावना रहेगी। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी भारतीय संविधान देखें तो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था। तो ये आपको पता होगा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कहा गया था, जिसमें केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिकाओं की स्थापना की गई थी और ऊपरी सदन में राज्य परिषद था, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्षों के लिए होता था, जिसमें देखें तो 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य जो है वो सरकारी
हो सकते थे और निचला सदन जो होता था केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेशन असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्षों के लिए होता था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत देखें तो 2 सदनीय बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो है वो 6 आपके सदस्य थे, और 6 सदस्यों का नाम अगर याद रखना चाहते हैं दोस्तों तो याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कि अनुच्छेद 312। याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से सर्वसम्मति संकल्प से यह घोषित करता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु बंद कर सकती है। ये प्रोविजन जो है किया गया है। एक यही शक्ति है दोस्तों जो राज्यसभा के पास है, और बाकी अगर देखेंगे तो अधिकतर शक्तियाँ जो है वो लोकसभा के पास होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि दल विरोधी जो विधेयक कानून है 10वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक से संबंधित प्रावधान है, और यह अनुसूची देखिए तो दोस्तों तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, जो बार बार पूछा जाता है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे देखिए दोस्तों तो जोड़ा गया है, और इसी में देखें तो 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया, और इस संशोधन का उद्देश्य कर दिया गया दोस्तों कि दल बदल पर रोक लगने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषदों के आकार को भी निर्धारित किया गया, और कहा गया कि कोई भी मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा वो उसमें जो विधानसभा या लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि पहला व्यक्ति जिसने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया, यानी नौकरशाही शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति देखें दोस्तों तो विसेंट डी गार्ड है। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने ही सबसे पहले नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया, और उस अर्थ में प्रदान किया कि 1946 की बात है, जिसमें गार्ने ने कहा था कि फ्रांस में जो क्रेसी है यानी ब्यूरोमेनिया एक नामक बीमारी हो गई है जो देश भर को बर्बाद कर रही है। ये किया था नौकरशाहियों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुशासन सूचकांक में कितने सेक्टर तथा गवर्नमेंट क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका 10 सेक्टर को। याद रखिएगा सुशासन सूचकांक में गणना हेतु 10 सेक्टरों तथा गवर्नेंस क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें देखिए दोस्तों तो कृषि क्षेत्र आता है, वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र आता है, मानव संसाधन विकास क्षेत्र आता है, इसके बाद देखो सार्वजनिक अवसंरचना उपयोगिता आता है, आर्थिक गवर्नेंस आता है, समाज कल्याण एवं विकास आता है, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक जो है केंद्रीय गवर्नेंस आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका बैंकिंग विभाग जो है वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो याद रखिएगा बैंकिंग विभाग जो है वित्त मंत्रालय का जो है वो विभाग नहीं है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग जो है आते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा आपका वित्तीय सेवा। याद रखिएगा दोस्तों कि वित्तीय सेवा विभाग, इसके बाद होता है निवेश विभाग, इसके बाद व्यय विभाग, राजस्व विभाग और आर्थिक मामला विभाग। ये 5 विभाग जो होते हैं आपका जो है ध्यान रखिएगा कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और बैंकिंग विभाग नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास। उपरोक्त यहाँ पर सभी जो हैं सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है, और मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसके क्रमिक विस्तार तथा निम्नवत में कुशलता में विकास तथा संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि आदि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका सही कि क्या परिवर्तन किया गया है राष्ट्रीय आय में। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट जा रहा है शायद दोस्तों। हाँ 48 सूत्र है। 48 में कहा दोस्तों कि साख पत्र यानी LC दिया जाता है।
यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, जिसको साख पत्र कहा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक आयकर्ता के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट एक भुगतान सुनिश्चित करने से संबंधित दस्तावेज जो खास यानी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, जो आयातकर्ता के निवेदक पर किसी वित्तीय संसाधन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि एक बड़ा परिवर्तन किया गया है कि आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। जैसे कि आधार वर्ष आपको पता है कि वर्तमान में 2000 जो 11-12 को रखा गया है, और साथ में देखें तो गणना के विधि दोनों में परिवर्तन किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों तो केंद्र प्रायोजित योजना थी, और यह शुरू किया गया था दोस्तों आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, और ये 2005-06 के आसपास जो है प्रारंभ किया गया था। इस योजना को उद्देश्य था कि भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लक्ष्य वर्ष 2011-12 तक देश में बागवानी उत्पादन में 300 मिलियन टन तथा उसके जगह पर बुआई क्षेत्र में 40 लाख हेक्टेयर तक करना था। और भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में बागवानी वर्ष घोषित भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। तो नेपा नगर जो है दोस्तों अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस है, बार बार प्रश्न रिपीट होता है। तो याद रखिएगा अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। और देखिए दोस्तों तो जितनी भी हमारी आवश्यकता है अखबार की, लगभग हम लोग 60% बाहर देश में मंगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अखबारी कागज़ की काफ़ी कमी है। तो याद रखिएगा कि जो है ये नेपा नगर है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहीं से अखबारी कागज़ का उत्पादन जो है सबसे पहले शुरू हुआ था। और यहाँ पर 2000 देखें तो 3-4 में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला था, और भी हमारी अधिकतर आवश्यकता यहीं से पूरा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कौन कौन सी घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर पता होगा गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगर बात करें दोस्तों आपको कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, तो 1969 में हुआ था, और हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1966-67 में। तो इस तरह से सभी के अगर डेट को अगर आपको याद रहेगा दोस्तों तो क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974-75। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो पहला क्या आ जाएगा दोस्तों, तो पहला आ जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति अगर बाद हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हो जाएगा गरीबी हटाओ नारा। तो इस तरह से आपका बी जो आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक्स नेबल क्लेम के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। यानी कि बीमा पॉलिसी जिसके लिए बंधक अथवा अन्य किसी माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, और किराए की बकाये का दावा नहीं कर सकते हैं, और भविष्य निधि का दावा करने का अधिकार। तो इसमें सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। याद रखिएगा कि संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 के मुताबिक एक्शन बल क्लेम की अभिप्राय अचल संपत्ति को बंधक रखकर अथवा चल संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित किए गए ऋण के अलावा अन्य किसी भी ऋण के दावे से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है तो दोस्तों कि एस्टेट ड्यूटी यानी स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि स्टेट ड्यूटी से समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाने वाला कर जो है वो एक स्टेट ड्यूटी का रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कि मृत्यु कर, जिसे हम लोग कहते हैं मृत्यु कर। तो याद रखिएगा कि स्टेट ड्यूटी का जो है अगर शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसका होता है मृत्यु कर, यानी कि आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर जो होता है दोस्तों ये हो जाता है, आपको ध्यान रखना, कस्टम कर, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी होते हैं। वही कंपनियों के शेयरों से प्राप्त जो लाभांश होता है दोस्तों, तो कंपनियों से शेयर प्राप्त लाभांश को हो जाता है डिविडेंस। क्या बोला जाता है उसको, डिविडेंस बोला जाता है, डिविडेंस, डिविडेंस बोला जाता है। वहीं संचित संपत्ति यानी कोई संपत्ति आपके पास पहले से है उस पर लगाया जाने वाला कर को बोलते हैं संपत्ति कर। तो याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, संपत्ति कर। और एक्सटेंड ड्यूटी को कहा जाता है दोस्तों मृत्यु कर भी कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था। यानी कि यहाँ पर अभी 2011 की जनगणना की ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर वर्तमान में अगर देखें दोस्तों तो अभी बढ़ गया होगा, क्योंकि अभी 21 आ गया है तो अब गणना शुरू होना चाहिए और लगभग बहुत जल्दी होगी। तो अभी हम लोग 11 को ही ध्यान में रखना है। तो 11 में अगर देखें दोस्तों तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं 2001 की अगर जनगणना की बात करें तो उस समय कितना था, तो 325। तो 325 से हो जाएगा 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 वाला की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व बात करें दोस्तों तो बिहार का है, जिसमें ध्यान में रखिएगा कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली आ जाता है, जिसमें 11,320 है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो हो जाएगा दोस्तों कि बहुलित परावर्तन का व्यक्तीकरण। याद रखिएगा दोस्तों कि बहुलित परावर्तन का व्यक्तीकरण, यानी साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है वो बहुली परतदार में व्यक्ति जो करण होता है इसका परिणाम से ही देखने को मिलता है। यानी कहते हैं इंटरफेरेंस के चलते ये देखने को मिल जाएगा आपका। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कह रहा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों है आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, न कि जो आर्द्रता होती है उसको नियंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर जो है बी कथन जो है वो सही जो है वो नहीं है, बाकी सभी कथन जो है वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा गूगल ने क्रोम को विकसित किया था, और इसी चलते जो है सुंदर पिचाई जो आपके इंडियन हैं और गूगल के भी सीईओ हैं, तो सुंदर पिचाई इसी के चलते यहाँ से फेमस हुए। और उन्होंने देखिए दोस्तों तो क्रोम को विकसित करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो याद रखिए गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है, तो क्रोम को विकसित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो कंप्लायर है, कंप्लायर ये सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा कंप्लायर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, और कंप्लायर जो होता है किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद तथा कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जिप्सम। याद रखिएगा जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तथा गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह देखिए दोस्तों तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों गुब्बारों में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दिया जाता है, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ये नहीं बना पाता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। इसलिए हीलियम गैस के गुब्बारे में उठने की शक्ति जो है हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग होता ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय और अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारे में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जीन है, जीन क्या है। तो जीन जो होता है एक डीएनए का एक भाग होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए का फुल फॉर्म होता है, उसका एक भाग होता है जिसको डीएनए में ही गुणसूत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सब चीज़ें आपके बायोलॉजी में पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न करें कि थायमिन है। थायमिन किसका नाम है, कौन सी विटामिन का नाम है। तो बहुत आसान से आप लोग बता सकते हैं कि थायमिन जो है विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन जो होता है B1 इसे थायमिन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, जिसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि फंक नामक वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले चावल के छिलके से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विल्किंसन ने आपके
पृथक किया, यानी कि फंक ने तो किया था लेकिन इसको विशुद्ध रूप से अलग करने का श्रेय जो है विलियमसन को जाता है, जो 1939 ईस्वी में इसे पृथक किया था। इसी प्रकार विटामिन की कमी से पता होगा दोस्तों कि B1 की कमी से बेरी बेरी रोग नामक बीमारी हो जाती है। वहीं विटामिन सी की बात करें दोस्तों, जब आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक अम्ल होता है, यानी कि खट्टा के खाने से इसकी पूरा हो जाती है। जबकि विटामिन B2 होता है, यहाँ पर B2 दिख रहा है, तो विटामिन B2 तथा आपको पता होगा कि विटामिन B6, ये दोनों का अगर नामकरण की बात करें दोस्तों, तो B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन तथा आपको B6, यहाँ पर B6 होना चाहिए, सी दे दिया है, तो विटामिन सी को पता होगा कहा जाता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है और विटामिन B2 को जो है दोस्तों वो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, यानी कौन सा जो है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो यहाँ पर पता होगा दोस्तों कि सोडियम सल्फेट जो होता है ये रासायनिक उर्वरक जो है नहीं है। तो यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये सभी जो है रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एनजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन। तो याद रखिएगा एनजॉज जो नाम है दोस्तों, ये दुबई में स्थित एक ऊँट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली जो है मादा क्लोन ऊँट बनाया गया था। याद रखिएगा मादा क्लोन जो ऊँट बनाया गया था दुबई में, और यह 2009 में विकसित किया गया था, और इस क्लोन ऊँट का नाम ही है एनजॉज रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैवीय राज्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों का आपका जो सिक्किम है, यानी भारत का जो सिक्किम राज्य है, तो याद रखिएगा भारत का विश्व का पहला 100% जो है जैविक राज्य माना जाता है सिक्किम को। अगला प्रश्न दोस्तों कि कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी ए अधिक सहायता सम्मिलित की जाती है, यानी कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी अधिक सहायता सम्मिलित की जाती है। तो हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि आपका पादप संरक्षण को अधिक सहायता की जाती है, और साथ में कृषि अनुसंधान को, यानी कि 1 और 4 जो है आपका सही हो जाएगा आंसर, यानी कि डी जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को बॉक्स के रूप में जाना जाता है, और इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अम्बर बॉक्स। और ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में विकृति पैदा करती है, और इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों तो पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम, स्थानीय विकास के कार्यक्रम, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ग्रीन बॉक्स क्या है। ग्रीन बॉक्स ये WTO के द्वारा प्रदान किए जाने वाला सब्सिडी होता है। अगला है दोस्तों कि अल्फा अल्फा है। तो अल्फा जो अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका कि एक प्रकार का घास है। याद रखिएगा अल्फा एक प्रकार का घास है। तो अल्फा मटर परिवार, जो मटर जो परिवार होता है दोस्तों, यानी मटर परिवार का ही फासिए फूल से देने वाली एक पौधा है, जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है, तथा यह दक्षिण एशिया में लुसनी घास के रूप में जाना जाता है। अगला है दोस्तों कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एले क्रॉपिंग कहलाती है। तो याद रखिए एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पौधों के कतारों के बीच के स्थान पर उगाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि धान के पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होती है, जबकि चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, यानी कि जितनी भी दलहनी चीज़ें होती है दोस्तों ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक जो होती है वो सहायक होती है। जिसे देखें तो ज़मीन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है और फिर से मिट्टी उर्वरक बन जाती है। तो याद रखिए दलहनी फसलों जैसे चाय, मटर, सेम आदि ये जो फूल जो ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लोग सहायक होते हैं। और धान के खेत में देखिए दोस्तों तो प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी आपूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया तथा नील हरित शैवाल, एकजाल आदि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में देखिए दोस्तों तो फिलहाल में सुनीत वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा पूर्व रेलवे जो बोर्ड थे आपका
जो पूर्व रेलवे बद के महाप्रबंधक सुनीत वर्मा को रेलवे बोर्ड को नया अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया और मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था वह भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में भी काम करेंगे। तो पता होगा कि वर्तमान समय बीके यादव के कार्यकाल पूरा होने के बाद सुनीत शर्मा का नाम जो है वो घोषणा किया गया है। तो बीके यादव अब रिटायर होंगे और सुनीत शर्मा जो है इनके स्थान पर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि अभी हाल ही में किस राज्य में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मणिपुर में। तो पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया था। यह परियोजना मूल रूप से 2014 में शुरू की गई थी और यह परियोजना की अगर बात करें दोस्तों तो 462 करोड़ रुपए से इस परियोजना को चालू किया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि 35,104 जो है हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था इस पानी के माध्यम से परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो अरुणोदय योजना की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका कि असम सरकार की योजना है। तो याद रखिए यह सरकार की जो है असम सरकार की योजना है अरुणोदय योजना। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और इस की अगर बात करें दोस्तों तो यह राज्य भर के 29 जिलों में चलाई जाएगी और इस योजना के माध्यम से जो सरकार है वो घर के जो नामांकित महिला मुखिया में जो मुखिया होंगी घर के नामांकित उनके बैंक खातों में प्रत्येक माह न्यूनतम 300 मतलब न्यूनतम रखा गया है कि 830 रुपया जो है राशि हस्तांतरित करके महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जो है वो कल मतलब प्रयास करेगी। तो याद रखिएगा कि 830 रुपया, जिसमें से 200 रुपया दाल के लिए, 400 रुपया जो है दोस्तों दवा के लिए और 80 रुपया चीनी के लिए और 150 रुपया फल के लिए। तो टोटल 830 रुपया होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो बोको हराम जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका नाइजीरिया। याद रखिएगा नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है जिससे अनेकों विभत्स घटनाओं का अंजाम अभी तक दे चुका है। तो याद रखिएगा बोको हराम जो है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि हाल ही में भारत सरकार ने सी प्लेन योजना के तहत स्थान प्रस्तावित किया है, इनमें से कौन एक नहीं है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सी प्लेन योजना के तहत स्थान प्रस्तावित किया है और इसमें देखिए दोस्तों तब का गंगा रिवर फ्रंट इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने के है कि सी प्लेन का मुख्य उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है और सागर जैसे कि माला सी प्लेन सेपा के तहत जो है शामिल किया गया है और इस स्थान के प्रकार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, गुवाहाटी तथा रिवर फ्रंट तथा यमुना रिवर फ्रंट और उमरा संगू जलाशय तथा मुंबई, द्वारका एवं कांडला तथा सिंदरी बांध इत्यादि इसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस अगर है 2 दिसंबर, याद रखिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। आपको पता होगा दोस्तों कि 2 दिसंबर आपका 1984 पता होगा कि अभी की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है भोपाल गैस त्रसादी की घटना और इसी घटना को देखते हुए यहाँ पर 2 दिसंबर को यहाँ पर वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाना और वायु प्रदूषण को अधिनियम को प्रचार प्रसार करना और औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए यह जो है योजना को शुरू किया गया है और प्रत्येक 2 दिसंबर को ये दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भोपाल त्रसादी आपको पता होगा 1984 में एक घटना घटी थी जो वर्तमान में अभी तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, जिसमें से 30,000 आसपास लोग मारे गए थे और पता नहीं मारे तो कितने गए होंगे, लेकिन सरकारी घोषणा के अनुसार 30,000 देती है। आगे बढ़ते हैं कि 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 5 अलायंस में अगर बात करें दोस्तों कि कौन सा देश शामिल नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्रांस देश जो है वो शामिल नहीं है। तो 5 आइज अलायंस में देखिए दोस्तों तो एक खुफिया संगठन है और इसके अंतर्गत देखिए 5 देश में आपका आता है अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और यहाँ पर एक हो जाएगा कनाडा और एक आपको ध्यान में रखना है कि न्यूजीलैंड। तो इस तरह से आपके 5 देश शामिल है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? तो सुमित नागल का अगर संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा आपका टेनिस खेल से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा सुमित नागल का संबंध टेनिस से है और अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन में पहले दौरे में उन्होंने
ब्रेडली क्लेन को हराया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस देश ने हाल ही में यानी अभी हाल ही में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति बिल पारित किया है। तो हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि मलाला यूसुफजई का संबंध देखें तो आपका जगह अमेरिका। तो याद रखें, अमेरिका संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति बिल पारित किया है, जिसके तहत योग्यता एवं ज़रूरतमंद जो आधारित कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए दी जा रही छात्रवृत्ति की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए बिल पास किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत सरकार ने सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी। तो हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कोविडशील्ड। याद रखिएगा, कोविडशील्ड और जो आपका एक कोवैक्सीन, दो वैक्सीन है जो अभी इंडिया में चल रही है, लेकिन सबसे पहले मंजूरी जो है कोविडशील्ड को मिला है। तो याद रखिए, कोविडशील्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बनाई गई इस वैक्सीन को एस्ट्रोजेनिक का उत्पादन करेगी और पुणे स्थित जो है सीरम संस्थान जो इसकी भारतीय भागीदार है, तथा कोवैक्सीन दूसरी वैक्सीन है जिसे भारत में मान्यता मिली है। और पता होगा कि भारत में बायोटेक कंपनी ने यह बना रही थी कोवैक्सीन को। और इस तरह से एक आपको पता होगा स्पुतनिक वी जो है दोस्तों, और आपको जो दिखाई दे रहा है जेकोडिन यानी जेकोडिन, ये भारत बना रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो स्पुतनिक वी जो है ये रसिया यानी रूस बना रहा है दोस्तों, ये तो सबको पता है। और क्योंकि स्पुतनिक रूस का है और जेवोडसिन ये भारत बना रहा है। तो इस तरह से सब प्रगति में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा दक्षिणी पूर्व एशियाई देश खसरा एवं रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आपका इसमें श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं दोस्तों जिन्होंने खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला देश बन गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, 1 और 4 श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न दोस्तों कि सोमा मंडल इनमें से किस संस्थान की पहली महिला चेयर पर्सन बनी है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपका सोमा मंडल अगर देखिए दोस्तों तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो है SBI यानी कि 189 देशों की सूची में भारत जो है मानव सूचकांक विकास में अगर देखें दोस्तों तो उसमें भारत तो अग्रणी रहता ही है। और इस बार ध्यान देने वाली कि सोमा मंडल जो है जनवरी 2021 में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के सॉरी दोस्तों यहाँ पर SBI बोल रहा हूँ, ये सेल जो है दोस्तों कि सेल कंपनी के यानी स्टील अथॉरिटी का पहली महिला चेयरमैन बन गई है और उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सोमा मंडल जो है अभी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितनावां स्थान है यानी कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इस बार भारत को 2020 में अगर देखें तो स्थान मिला है 131 स्थान मिला है। थोड़ा सा यहाँ बोलने में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, उसको सुधारिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित क्षेत्र में 27 मार्च 2021 से चुनाव की घोषणा की गई थी। इसमें कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कर्नाटक इसमें शामिल नहीं, जबकि तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव थे। यानी कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की घोषणा किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और एक पुदुचेरी, ये 4 जगह पर चुनाव की घोषणा की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा। और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी। तो तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और एक पुदुचेरी, यानी कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों कि नो स्पिन किसकी रचना है। तो याद रखिएगा नो स्पिन जो है दोस्तों जो शेन वार्न की रचना है। तो याद रखिएगा कि शेन वार्न जो है अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले शेन वार्न की जो है आत्मकथा है आपका नो स्पिन। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रसिद्ध हैं और इनका हाल ही में देहांत हो गया यानी मृत्यु हो गई। जो देखे दोस्तों तो गांधीवादी पर्यावरणविद थे और इनका संबंध जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर बात करें दोस्तों तो स्थित है आपका कोलकाता में स्थित है। तो याद रखिएगा कि एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है और यह भारत में प्रमुख बोटनिकल गार्डन में से एक है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला हरित भवन कहाँ अवस्थित है। तो भारत का पहला हरित भवन अगर देखिए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला हरित भवन हैदराबाद में स्थित है। और हरित भवन ऐसे भवन होते हैं जो कम जल उपयोग, ऊर्जा का अनुकूलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं और साथ ही परंपरागत भवनों की अपेक्षा कम कचरे का निर्माण करते हैं तथा रहने वालों के लिए एक स्वस्थ स्थान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ओजोन अणु का पहचान एक नामकरण किस वर्ष किया गया। तो वजन अणु के पहचान एवं नामकरण की बात करें दोस्तों तो ये किया गया है आपका 1840 ईस्वी में किया गया है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ओजोन अणुओं का में एक दुर्लभ रूप में पाया जाता है और प्रत्येक 10 लाख हवा के अणुओं पर औसतन करीब 3 ओजोन अणु पाए जाते हैं। और ओजोन अणु सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको हमारी त्वचा को रक्षा करती है। और इसकी देखें तो ओजोन अणु की पहचान सबसे पहले 1840 ईस्वी में किया गया था। और 1900 में देखें दोस्तों तो समताप मंडल में इसकी पहचान हुआ था। और 1920 ईस्वी में अगर बात करें दोस्तों तो इसके सुरक्षित विकल्प के रूप में जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की आविष्कार के बारे में पता चला था। और 1930 ईस्वी में अगर देखें दोस्तों तो प्राकृतिक ओजोन प्रतिक्रिया की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी। तो हो जाएगा दोस्तों 1929 में आई थी। तो विश्वव्यापी महान मंदी की अवधि जो है विभिन्न देशों के लिए अलग अलग है तथा परंतु एक अनुमान के अनुसार देखें दोस्तों तो 1929 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना पता होगा कि 1974 से लेकर के आपका 78 तक ही चला था। क्योंकि यह योजना देखिए दोस्तों 79 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में क्या होता है कि 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात इस योजना को समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है। तो भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है दोस्तों केवल मौसमी बेरोजगारी और केवल प्रच्छन्न बेरोजगारी, इन दोनों देखने को मिलता है। मौसमी और प्रच्छन्न दोनों बेरोजगारी जो है कृषि में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों यानी NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन जो है तत्कालीन पता होगा कि यूगोस्लाविया के राजधानी जो है बेलग्रेड यहीं पर वर्ष 1961 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों तो जो यूगोस्लाविया है यानी यूगोस्लाविया के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जोसिफ बाज टिटो के द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों गुट निरपेक्षों का उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बांज टीटो के द्वारा की गई थी। और इसमें प्रथम प्रतिनिधित्व तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो थे उन्होंने भारत की तरफ से किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। 3 में से आपको पता होगा दोस्तों कि आपके जो राजेश खन्ना है इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि आपको पता होगा कि विनोद खन्ना को मिला। विनोद खन्ना के बाद फिर अमिताभ बच्चन जी को मिला और दिलीप कुमार को भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा दिलीप कुमार को कब मिला था दोस्तों तो 1994 में ही मिला है। और इसके बाद अगर देखिए दोस्तों तो विनोद खन्ना को आपको पता होगा कि ये 2017 में मिला और अमिताभ बच्चन को 2019 में मिला है। और ये सब इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये उनको मिला है 2019 में। आगे बढ़ते दोस्तों कि 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि 8 मई अगर बात करें दोस्तों तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये मार्च माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष अगर बात करें दोस्तों तो राष्ट्रमंडल दिवस सबको याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रमंडल अगर पूछ देगा दोस्तों तो ये मनाया जाता है आपका मार्च माह के द्वितीय सोमवार को। और वहीं विश्व दूरसंचार दिवस की अगर बात करें दोस्तों तो ये मनाया जाता है 17 मई को। और विश्व मानक दिवस की अगर बात करें दोस्तों तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ननकाना साहिब जो है धार्मिक स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, भारत में यह नहीं है। तो याद रखिएगा ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी से संबंधित है ननकाना साहिब।
अगला प्रश्न दोस्तों कि श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो 2011 में जनता के सामने लाई गई किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो है दोस्तों ये था अलग तेलंगाना राज्य की मांग करके जो समिति बनाई गई थी। अलग तेलंगाना राज्य की मांग जो 2014 में अलग तेलंगाना राज्य बन भी गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अजंता की गुफाएं, आपको याद होगा कि अजंता की गुफा जो है सबसे पुराना स्मारक है। यह औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण देखिए तो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। यानी 200 से ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी के बीच में माना जाता है आपका अजंता की गुफा को। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों ये गलत है। यहाँ पर बेसबॉल यानी बेसबॉल जो है खेलने वाले को मैदान को कहा जाता है दोस्तों डायमंड कहा जाता है, ना कि कोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर डायमंड होना चाहिए क्योंकि बेसबॉल के जहाँ मैदान खेला जाता है वहाँ पर डायमंड उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि गेम चेंजर किसकी रचना है। तो गेम चेंजर आपको पता होगा दोस्तों ये शाहिद जो है अफरीदी, शाहिद अफरीदी की रचना है। तो याद रखिएगा गेम चेंजर जो है शाहिद अफरीदी की रचना है। विराट कोहली की जो आपको पता होगा दोस्तों कि ड्राइवन ए रन ए मैकेनिज्म एक्सेट्रा जो है विराट कोहली की रचना है। सुनील गावस्कर की अगर बात करें तो सुनील गावस्कर जी का रचना है कि सन्नी डेज तथा स्ट्राइट ड्राइव आइडल। इसके बाद शोएब अख्तर की जो रचना है दोस्तों कि कंट्रोवर्सली यंगर्स। तो इस तरह से याद रखिएगा कि गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की रचना है। तो टोटल में कितना आपका सही होता है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी फास्ट बोला हूँ तो कुछ वर्ड को बोलने में मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि समय ज़्यादा लेते हैं सर, इसी चलते थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड जो है लड़खड़ा जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।